नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.ए. विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में सांख्यिकी इसके अंतर्गत अब तक आपने बहुत कुछ सीखा। इसके वीडियो में मीन, मीडियन मोड, परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक आदि निकालने की विधि बताई गई, उसको सिखाई गई। अब आता है कोरिलेशन, सहसंबंध क्या होता है, दो विषयों में किस प्रकार के संबंध हैं, उनको अगर हमें ज्ञात करना है तो किस विधि से ज्ञात करेंगे। जो ज्ञात करने की विधि होती है, संबंधों को जानने का एक प्रयास होता है, जो एक मात्रात्मक या अंकात्मक रूप में हम लिख करके उसे सिद्ध करना चाहते हैं, उसी को हम सहसंबंध कहते हैं। अब सहसंबंध होते क्या हैं, सहसंबंध के प्रकार कितने होते हैं, सहसंबंध का गुणक क्या होता है और सहसंबंध की मात्रा क्या होती है, इन सारी चीजों को हमें जानने की आज आवश्यकता है, क्योंकि इससे संबंधित अनेकों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो बहुत ही नॉर्मली सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका उत्तर गलत दे बैठते हैं। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आप लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको अधिकाधिक शेयर करने का प्रयास करिए। तो हम कह रहे हैं सहसंबंध होता क्या है, तो सबसे पहले आइए हम एक परिभाषा को लेते हैं, यानी सहसंबंध कोरिलेशन। सहसंबंध का अभिप्राय है आंकड़ों के दो या अधिक विभिन्न समूहों की तुलना, ताकि उनके संबंध को जाना जा सके और उस संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके। एक पेज इसका कथन है। कहने का अभिप्राय है सहसंबंध जो होता है वह मुख्य रूप से दो विषयों में, दो पदमालाओं में होने वाले परिवर्तनों को बताने का एक प्रकार है। अर्थात यदि एक विषय में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे विषय पर कितना पड़ रहा है, इसी को हम सहसंबंध कहते हैं, इसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। क्योंकि जो कोरिलेशन या कोरिलेशन अर्थात पारस्परिक संबंध के रूप में ही अपने अर्थ को बताता है। कहने का प्राय है कि जो सहसंबंध होता है उसका मूल रूप से यह अर्थ है कि जब हम किन्हीं दो विषयों में होने वाले जो प्राप्तांक या जो स्कोर्स हैं उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, किस अनुपात में वृद्धि हो रही है या किस अनुपात में उससे निगेटिव हो रहा है, ह्रास हो रहा है, या कितना उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। तो जब ये तीनों चीजें हमें सामने आती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सहसंबंध। अर्थात जो सहसंबंध होता है यह हमेशा दो या दो से अधिक विषयों में, वस्तुओं में उसके जो प्राप्तांक हैं, जो उसके स्कोर हैं, उसके अंदर उनके परस्पर संबंधों को जानने का एक प्रकार है, एक गणितीय तरीका है, एक सांख्यिकीय तरीका है। यानी सहसंबंध से मूल रूप से आपने इस परिभाषा के आधार पर जानने का प्रयास किया कि दो या दो से अधिक विभिन्न समूहों का तुलना करना, उनके संबंधों को जाना जा सके, इसलिए उनके संबंध की जो मात्रा है उसको हम एक अंक के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जिससे यह ज्ञात हो सके कि दोनों विषयों में, दोनों पदमालाओं में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है या किस प्रकार का उसमें कम या ह्रास या घटाव हो रहा है। तो पदमालाएं का प्राय होता है कि दो विषयों का। जैसे आप मान लीजिए कि किसी परीक्षा है, उस परीक्षा में कुछ बच्चों ने भाग लिया, मान लीजिए हमें 10 छात्रों का परीक्षा का सहसंबंध देखना है, दो विषयों का, एक गणित है और दूसरा विज्ञान है। मान लीजिए गणित और विज्ञान में क्या सारे बच्चों को, उन 10 बच्चों के जो मार्क हैं वे एक समान हैं? क्या सब बढ़ते हुए क्रम में ही पाए हैं, या उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ छात्र गणित में अच्छा प्राप्तांक प्राप्त कर रहे हैं और विज्ञान में ही वह जो प्राप्तांक है या तो घट रहा है कुछ का, या तो बढ़ रहा है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम कैसे जानने का प्रयास करेंगे? तो इन्हीं दोनों विषयों का जो प्राप्तांक है, जो इसके स्कोर हैं, उसके अंदर कितने अंकों का संबंध है और वह संबंध उच्च के रूप में है कि निम्न के रूप में है कि सामान्य के रूप में है कि वह पूर्ण सहसंबंध या शून्य सहसंबंध के रूप में है। इसको हम जानने का जो प्रयास करते हैं वही क्या है, सहसंबंध है।
तो सहसंबंध मूल रूप से दो पदमालाओं के बीच में, दो विषयों के बीच में, या दो से अधिक विषयों या पदमालाओं के बीच में ही उनके संबंधों को ज्ञात करने का एक विधि कहलाती है। तो सहसंबंध मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक, जिसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और तीसरा होता है शून्य, जिसे हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। धनात्मक या पॉजिटिव सहसंबंध से प्राय होता है कि जब किसी एक पदमाला में अगर अंक बढ़ रहे हैं और दूसरे विषय में भी अंकों की वृद्धि हो रही है, तब उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अथवा अगर विज्ञान विषय और गणित विषय, इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों को हम जानने का प्रयास करते हैं 10 छात्रों का या 20 छात्रों का, अगर विज्ञान के विषय में अगर समस्त छात्र अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त कर रहे हैं, और गणित में भी उनके अंक निरंतर बढ़ते हुए क्रम में ही हैं, तो वहां पे धनात्मक सहसंबंध होगा। अथवा उसी गणित और विज्ञान में अगर उनके नंबर घट रहे हैं तो दोनों में समान रूप से घट रहे हैं, तो उसे हम भी धनात्मक सहसंबंध ही कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन ही कहेंगे। कहने का प्राय है जब दोनों विषयों में समान रूप से या तो वृद्धि हो रही हो या समान रूप से उसमें ह्रास हो रहा हो, कमी आ रही हो, तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन से प्राय होता है कि अगर एक विषय में, मान लीजिए गणित के विषय में अंकों का घटाव चढ़ाव चल रहा है, यानी जो गणित और विज्ञान दो विषय हैं, गणित में वह अंक जो हैं कम हो रहे हैं और विज्ञान में छात्र जो प्राप्तांक प्राप्त कर रहे हैं वे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, अर्थात विज्ञान में बढ़ रहा है और गणित में कम हो रहा है। इसका प्राय है कि एक विषय में एक पदमाला में वृद्धि हो रही है, दूसरे पदमाला में कमी आ रही है। इस तरह से जब एक पदमाला में वृद्धि हो, दूसरी में कमी आती हो, या पहली में कमी आ रही हो, दूसरी पदमाला में वृद्धि हो रही हो, तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध या नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तीसरा होता है शून्य या जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन से प्राय होता है कि अगर दोनों विषयों में से एक विषय के जो प्राप्तांक हैं, जो स्कोर हो, बिल्कुल स्थिर रहे। मान लीजिए गणित विषय के जो प्राप्तांक हैं वे बिल्कुल सबके एक समान हैं, लेकिन वहीं पर जो विज्ञान विषय है उसके जो प्राप्तांक हैं वे या तो घट रहे हैं या तो बढ़ रहे हैं। कहने का प्राय है कि एक विषय के प्राप्तांक एक समान रूप से सबको मिल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे विषय के जो प्राप्तांक के स्कोर्स हैं वे या तो घटते क्रम में है या तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन उस विषय का दूसरे विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए वहां पर जो सहसंबंध होगा वह शून्य होगा, जीरो होगा, नो कोरिलेशन के रूप में माना जाएगा। तो 3 प्रकार के सहसंबंध, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव से प्राय कि अगर एक पदमाला में वृद्धि हो रही है तो दूसरे विषय के भी प्राप्तांकों में वृद्धि होनी चाहिए, या एक घट रहा है तो दूसरा भी घटना चाहिए। ऋणात्मक से प्राय होता है कि एक पदमाला में वृद्धि हो रही है और दूसरे पदमाला में निरंतर ह्रास हो रहा, कमी हो रही हो, या एक पदमाला निरंतर घट रही है और दूसरी पदमाला निरंतर बढ़ रही है, तो वहां पर ऋणात्मक या नेगेटिव कोरिलेशन। शून्य सहसंबंध से प्राय होता है एक विषय या एक पदमाला में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, बिल्कुल स्थिर है, और दूसरे विषय या पदमाला में निरंतर घटाव या बढ़ाव कुछ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे विषय पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इसलिए उसे हम जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन के रूप में कहते हैं। अब आता है सहसंबंध गुणक, कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध गुणक क्या होता है, इसका अप्राय क्या है? सहसंबंध गुणक एक अंक होता है। कहने का प्राय है जो सहसंबंध गुणक होता है वह एक अंक होता है जो हमें बताता है कि दो वस्तुओं का किस सीमा तक संबंध है। अर्थात जब दोनों वस्तुओं का, दोनों विषयों का, दोनों पदमालाओं का हम संबंध देखने के लिए किसी अंक का प्रयोग करते हैं जो अंकात्मक रूप में आता है, तब उसे हम सहसंबंध गुणक के रूप में कहते हैं। और वह संबंध या अंक जो होता है क्या है, एक में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी में किस सीमा तक परिवर्तन होता है, यह भी जानने का प्रयास होता है। गिलफोर्ड ने ही बताया है कि अगर एक पदमाला में अंकों में जो वृद्धि हो रही है, जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का, उस वृद्धि का दूसरे पदमाला पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो प्रभाव धनात्मक है तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे,
अगर इसमें एक बढ़ रहा है एक में घट रहा है तो उसे ऋणात्मक में कहेंगे। लेकिन जो कोफिशिएंट होगा, जो उसका गुणक होगा, वह सदैव एक अंक के अंतर्गत ही आएगा। या तो वह 0 हो सकता है, या तो +1 या -1, या 0 से 1 के बीच में पॉइंट में उसकी संख्या आएगी, उसका गुणक कोफिशिएंट आएगा। इस तरह से जो सहसंबंध गुणक होता है या सदैव एक संख्या में होता है, वह संख्या या तो पूर्ण रूप से 1 होगी या 0 होगी, अथवा 0 से 1 के बीच में वह 0.25 से लेकर के वह 0.99 तक या +1 या -1 तक के अंकों में कोई न कोई एक अंक के रूप में ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के जो संबंध होते हैं, जो अंक प्राप्त होते हैं, उसी को हम गुणक कहते हैं, उसी को सहसंबंध गुणक अर्थात कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब बात आती है कि सहसंबंध की मात्राओं को हम जानेंगे कैसे। इसकी मात्राओं को अर्थात 0 से लेकर के 1 के बीच में जो उसका विभाजन पॉइंट में करना है, जो उसको 100 भागों में टुकड़ों में बांटना है, उसका क्या कोई ग्रुप बनाया जाए? तो उसके लिए जो हम ग्रुप बनाते हैं, जो उसकी मात्रा डिसाइड करते हैं, उसी को हम डिग्री कहते हैं, उसी को हम मात्रा कहते हैं। तो सहसंबंध की मात्रा डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? यानी उन जो गुणक है, जो संख्या है, जो अंक है, जो उसे हम 0 से 1 के बीच में बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, कई श्रेणियों में दे रहे हैं, उसी को हम डिग्री कहते हैं, उसी को हम मात्रा के रूप में कहते हैं, चर्चा करते हैं। अब आइए हमें जानने का प्रयास करेंगे कि सहसंबंध गुणक जो होते हैं एक किन किन रूपों में, कितने भागों में बांटे जा सकते हैं, और उनकी जो मात्रा होगी वह कितने प्रकार हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो सहसंबंध होता है वह एक पूर्ण के रूप में होता है। पूर्ण से प्राय होता है कि अगर वही सहसंबंध एक आता है, यानी जो मात्रात्मक दोनों विषयों का संबंध की जो तुलना हम कर रहे हैं, जो परस्पर उसमें संख्यात्मक अंक प्राप्त हो रहा है, अगर वह एक आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण या परफेक्ट। पूर्ण या परफेक्ट से प्राय होता है कि अगर सहसंबंध की जो मात्रा है अगर वह एक आता है, एक प्लस में, तो उसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्ण सहसंबंध। लेकिन अगर यही -1 में आता है तब उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध। तो पूर्ण सहसंबंध क्या होता है? अब आपने समझ लिया कि अगर वह +1 में आता है तो उसे हम धनात्मक पूर्ण सहसंबंध कहेंगे, लेकिन अगर वही माइनस में आता है, एक -1 आता है, तो उसे हम ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं उच्च सहसंबंध। उच्च का प्राय है कि हाई। उच्च यानी हाई कोरिलेशन क्या होता है? अगर वही अंक जो प्राप्तांक है अगर वह +0.75 से लेकर +1 के बीच में आते हैं, यानी 0.75 से लेकर +1 के बीच में आता है, तो उसे हम उच्च धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। लेकिन अगर वही जो मात्रा है अगर वो -0.75 से लेकर -1 के बीच में आता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक उच्च सहसंबंध। तो ऋणात्मक उच्च सहसंबंध से प्राय क्या है? अर्थात अगर वो -0.75 से लेकर -1 के बीच में अंक आता है तो उसे हम ऋणात्मक उच्च सहसंबंध कहेंगे। और अगर वही +0.75 से लेकर के +1 के बीच में वो अंक आता है, डिग्री आती है, मात्रा आती है, तब उसे हम उच्च धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। इसी तरह से जो तीसरा होता है वह होता है साधारण या सामान्य सहसंबंध। साधारण या सामान्य सहसंबंध से प्राय है कि जब मॉडरेट या साधारण का प्राय है कि जब वही सहसंबंध की जो मात्रा है अगर वह +0.25 से लेकर +0.75 के बीच में अगर वह आता है, तब उसे हम साधारण अर्थात मॉडरेट सहसंबंध कहेंगे। मॉडरेट से प्राय क्या है? यानी जो मात्रा है, जो संख्या है, अगर वह +0.25 से लेकर के +0.75 के मध्य में आता है, तो उसे हम साधारण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। लेकिन अगर वही माइनस में हो जाता तब, जैसे -0.25 से लेकर
0.75 के बीच में अगर यही आता है तब क्या होगा, उसे हम ऋणात्मक साधारण सहसंबंध कहेंगे। अर्थात अब यहां पर देखिए ऋण में है, ऋण 0.25 से लेकर के ऋण 0.75 के बीच में अगर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक साधारण सहसंबंध। लेकिन अगर यही चीज जो है और घट जाए, माने 0.25 के भी नीचे अगर आ जाती है तब उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम निम्न कहते हैं। निम्न सहसंबंध या लो, निम्न या लो सहसंबंध से प्राप्त होता है कि अगर वही मात्रा 0 और प्लस 0.25 के बीच में आती है तो उसे हम कहेंगे धनात्मक निम्न सहसंबंध। लेकिन अगर वही मात्रा जो है माइनस से लेकर 0 से लेकर के -0.25 के बीच में आ जाती है तब उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक निम्न सहसंबंध। अर्थात अगर वह प्लस में आता है तो धनात्मक निम्न सहसंबंध होगा, और वही यदि माइनस में आता है तो वह ऋणात्मक निम्न सहसंबंध कहा जाएगा। लेकिन अगर वही 0 आ जाता है, यानी जो मात्रा हम ज्ञात कर रहे हैं, दोनों विषयों में जो तुलना कर रहे हैं, अगर उसका अंक 0 प्राप्त होता, 0, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सहसंबंध। जीरो कोरिलेशन का प्राय है कि अगर जैसे मान ली 1 1 दोनों आ गया तो बराबर क्या होता है, 1 - 1 बराबर 0। अगर ये 0 आ जाता है तो उसे हम शून्य सहसंबंध कहेंगे, चाहे वह ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, क्योंकि 0 को ना तो माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं। तो 0 अगर आता है तो वह शून्य सहसंबंध ही कहा जाएगा, ना तो धनात्मक बोला जाएगा ना तो ऋणात्मक बोला जाएगा। लेकिन अगर वही +1 आता है तो उसे हम धनात्मक पूर्ण सहसंबंध, और -1 आता है तो ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध के रूप में कहेंगे। इसी तरह से अगर +0.75 व +1 के बीच में आता है, प्लस देखिए ध्यान दीजिएगा, +0.75 व +1 के बीच में अगर अंक आता है, मात्रा आती है, तो उसे हम उच्च धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। लेकिन अगर वही माइनस में आ जाता है, -0.75 व -1 के बीच में अगर वही मात्रा आती है, अंक प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उच्च सहसंबंध। क्योंकि उच्च तो है, क्योंकि 0.75 से 1 के बीच में आ रहा, प्लस में आता तो धनात्मक बोला जाएगा और माइनस में आता तो ही ऋणात्मक माना जाएगा। फिर आता है साधारण या मॉडरेट कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन क्या होता है, यानी अगर वही +0.25 से लेकर के +0.75 के बीच में आता है तब उसे हम धनात्मक साधारण सहसंबंध कहेंगे। और अगर वही -0.25 व -0.75 के बीच में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण ऋणात्मक सहसंबंध। माने संबंध तो साधारण है लेकिन वो क्या है, ऋणात्मक है। प्लस है तो धनात्मक है, माइनस है तो ऋणात्मक सहसंबंध बोला जाएगा। इसी तरह से निम्न या लो सहसंबंध से प्राय है, अगर 0 से लेकर के 0.25 माने +0.25 के बीच में आता है तो उसे हम कहेंगे धनात्मक निम्न सहसंबंध। लेकिन अगर वही माइनस में आता है, 0 से लेकर के -25 के बीच में अगर वो अंक प्राप्त होता है तब उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक निम्न सहसंबंध। लेकिन अगर वही 0 आ जाता है तब उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सहसंबंध। अर्थात उसमें किसी प्रकार का नो कोरिलेशन, किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो शून्य सहसंबंध या नो कोरिलेशन कहा जाएगा। तो कहने का प्राय है सहसंबंध क्या होता है, यानी 2 पदमालाओं के बीच में या 2 से अधिक पदमालाओं के बीच में, 2 विषयों या 2 से अधिक विषयों के बीच में उनके जो प्राप्तांक हैं, उनके स्कोर हैं, उनमें किस अनुपात में संबंध है। उन संबंधों को जब हम अंकात्मक रूप में, मात्रात्मक रूप में, एक संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम सहसंबंध कहते हैं। जब वह सहसंबंध एक अंक के रूप में आता है, चाहे वह 0 हो चाहे 1 हो या उसके बीच में पॉइंट में आ रहा हो, तो उसे हम एक अंक या डिग्री के रूप में कहते हैं, उसकी एक मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर वो धनात्मक रूप में आता है तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अगर वह अंक जो है ऋणात्मक में आता है तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार से सहसंबंध 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक
और शून्य सहसंबंध। जो उसकी मात्रा या गुणक कोफिशिएंट जो होती है वह सदैव 0 से 1 के बीच में होती है, या तो वह 0 होगा, या तो वह -1, या तो +1, या वह माइनस या प्लस करके 0.1 से लेकर के 0.99 के बीच में अगर आता है तो उसे हम उसकी मात्रा या डिग्री कहते हैं। इसकी मात्रा या डिग्री को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उसका जो पूर्ण के रूप में माना गया, अगर +1 माने 1 में आता है प्लस या माइनस में तो उसे पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। लेकिन वही अगर प्लस 0.75 और 1 के बीच में प्लस में आता है तो धनात्मक उच्च सहसंबंध, माइनस में आता है 0.75 और 1 के बीच में तो उसे हम ऋणात्मक उच्च सहसंबंध कहते हैं। उसी तरह से अगर वह 0.25 और 0.75 अगर प्लस में आता है तो उसे हम धनात्मक साधारण सहसंबंध कहेंगे। और अगर वही 0.25 से लेकर के 0.75 ऋणात्मक में आता है, माइनस में आता है वह संख्या, तो उसे हम ऋणात्मक साधारण सहसंबंध कहेंगे। ठीक उसी तरह से निम्न या लो 0 से लेकर के 0.25 के बीच में अगर प्लस में आता है तो धनात्मक निम्न सहसंबंध बोला जाएगा। और वही यदि 0 से लेकर के 0.25 माइनस में आता है तब उसे हम ऋणात्मक निम्न सहसंबंध कहेंगे। और अगर वही 0 आ जाता है तो उसे हम शून्य सहसंबंध या नो कोरिलेशन के रूप में कहते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, जो इसके जो विभाजन किए गए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी जब वो अंक प्राप्त होता है, जब दो पदमाला या विषयों की जब हम तुलना करके जब उसे संख्यात्मक रूप में लेते हैं, तब अगर वो प्लस में आता है +0.75, तब हमें ये सोचना पड़ता है कि वो किस प्रकार की मात्रा है। यानी वह पूर्ण है कि उच्च है कि सामान्य है कि निम्न है कि 0 सहसंबंध है, किस प्रकार का सहसंबंध है। इसलिए इसकी डिग्री को, इसकी मात्रा को जानना हमें बहुत जरूरी है, जो इस चार्ट के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। तो चार्ट को हम देखें, उसमें उसकी मात्राओं को देखें, उस मात्राओं के आधार पर जो उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, इसको हमें जानना जरूरी है। अगर हम इस तरह से जान लेते हैं तब इसका उत्तर हम सही रूप से दे सकते हैं। अगर वो धनात्मक है तो हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे, उच्च है तो उच्च सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक, पूर्ण है तो पूर्ण धनात्मक या ऋणात्मक, या निम्न है तो निम्न धनात्मक या ऋणात्मक, या साधारण है तो धनात्मक या ऋणात्मक। क्या है उसकी मात्रा, क्या है उस कहां से कहां तक होता है, इसको हम इस चार्ट के द्वारा समझ लिए, इसको हम समझ चुके हैं। अब इसके आधार पर जब हम पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट या स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें जो अंक प्राप्त होगा तो उसके आधार पर हम बताने में समर्थ हो पाएंगे कि किस प्रकार का सहसंबंध उन दोनों विषयों में, दोनों पदमालाओं में पाया जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आज का आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। अगर आप चैनल से अभी पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। और इस शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की सामग्री को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो जो बेल आइकन है अर्थात घंटे का जो निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।